नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजपूत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। आज हम बात करेंगे जल वाहिनी की और जल ही जीवन की जो कहानी है वो तो आप जानते होंगे, सुना भी होगा। लेकिन आपको सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंधेरी मरोल पाइपलाइन का जो चित्रण है वो अभी फ़िलहाल इस तरह से है। और ये जो पाइप है इसको लेकर बहुत सारी ज़िंदगियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं। और कहा जा सकता है कि इस पाइप के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा बदलाव आने को आतुर है। और बदलाव का मतलब होता है कि एक आदमी घर के बारे में सोचता है, जो कि हर किसी का एक हक हुआ करता है। और घर का सपना देखना कोई भी, इसमें कह सकते हैं कि कोई भी मतलब इसमें अनापत्ति नहीं होती, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि ये जो लोग हैं, आप इनके चेहरों को देखिए ध्यान से। ये सारे लोग बहुत ही अनुशासन में रहते हुए, अदालत का सम्मान करते हुए अपनी फरियाद आज आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी का पूरा जो ज़्यादा हिस्सा है वो इन्हीं गलियों में गुजरा है, इसी इलाके में गुजरा है। लेकिन आज इनके सामने एक समस्या ने दस्तक दे दी है कि इनको यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पाइपलाइन है, पाइपलाइन को लेकर मामला बहुत संवेदनशील हो गया है। लेकिन यहाँ की जो जनता है, उनके मन में जो समस्याएं हैं, जो दुविधाएं हैं, उसको लेकर आज हम इनके मन को टटोलने की कोशिश करेंगे कि वाकई इनके मन में जो खतरा है, वो डर है और क्या निदान हो सकता है। आज हम उसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी अक्सर हमने महसूस की है और संविधान ने हर किसी को बोलने का अधिकार दिया है। और उसी अधिकार के तहत आज हम आपको बताएंगे कि मरोल पाइपलाइन के जो लोग हैं वो किस तरह से पीड़ित हैं, समस्या से ग्रसित हैं। सबसे पहले हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे आदमी से जो बहुत सालों से इस समस्या को देख रहा है, महसूस कर रहा है। बहुत सारे आश्वासन भी इन्होंने महसूस किया है। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपना भविष्य खुद तय किया है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या अभी पुनर्वास की निर्माण हो चुकी है। हाईकोर्ट के खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता है। हम लोग का जो मानना है कि हाईकोर्ट ने कोई डायरेक्शन पुनर्वसन के बारे में दिया नहीं है और यहाँ के लोगों का पुनर्वसन माहौल गांव में हो रहा है, जो कि कम से कम 30-35 किलोमीटर के दायरे में आता है। और यहाँ के लोगों का रोजगार जो यहीं पर है, कुछ लोग घरेलू कामगार है, कुछ लोग कड़िया बिगारी ऐसे कामकाज करते, तो उनके रोजीदारी पे इसका असर होने वाला है। जब हाईकोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दिया पुनर्वसन का, तो बाकी अभी यहाँ पर इसी पाइपलाइन से जुड़े हुए बगल में 188 लोगों को यहाँ संगम के यहाँ पर बसाया गया। जो के वेस्ट का जो बीएमसी का इरला नाला है, वो 1250 लोगों को पूनम नगर और जोगेश्वरी और अंधेरी वेस्ट में बसाया गया। तो यहाँ के हमारे लोगों का भी यही मानना है कि अगर हम प्रकल्पग्रस्त है, पीएपी से प्रभावित है, तो हमारे लोगों को भी यहीं पर पुनर्वसन होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। एक नया अवसर आप लोग चाहते हैं, अवसर देना सरकार भी चाहती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से जगह मिले। लेकिन अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं, जो वोट लेने आ जाते हैं गली गली, कुछ एक एक इंसान के लिए समय होता है उस वक्त चुनाव के दौरान। लेकिन अभी ये जानना आपके लिए भी ज़रूरी होगा, इनको तो पता ही होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सत्ता में आज हैं, उनके पास जब आपकी समस्या गई तब क्या रिएक्शन रहा उनका? सभी लोग तो अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हाईकोर्ट का मामला है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हो सके तो हम लोग यहीं पर देने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कोई बात तो कर ही नहीं रहा है इस पर। इसके वजह से लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है जनप्रतिनिधियों के प्रति, और कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के आड़ में उनकी भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हम सुरक्षा की बात करें, आपको बहुत अनुभव है, सुरक्षा को लेकर जो आशंका जताई जा रही है सरकार की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि जो रिट पिटीशन दायर हुई थी, उन्होंने इस रिट पिटीशन में कहा था कि जो अगल बगल के जो झोपड़े आप देख रहे, ये लोग इस पाइपलाइन को क्षति पहुंचा सकते हैं और इस वजह से इनको हटाना ज़रूरी है। इस किस्म की पिटीशन दायर हुई हाईकोर्ट में और उसने फैसला दिया कि भाई यहाँ के लोगों का पुनर्वसन होना चाहिए। आज इनको जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ पर फ्यूल है, और फ्यूल होने की वजह से अगर ये लोग अगर आतंकवादी है, अगर ये पानी को आग लगा सकते तो वहाँ पर तो ऑलरेडी एक पेट्रोल की टंकियाँ है। आप ही सोच सकते हैं कि क्या इनके बारे में हो सकता है। इन चेहरों को आप ध्यान से देखिए, क्या आपको लगता है कि इनके चेहरे पर आतंकवाद से जुड़ा कोई सवाल चस्पा हुआ है? जाहिर तौर पर ये आम लोग हैं, मुंबई के विकास में अपने अपने तरीके से हर कोई योगदान देता है। इसीलिए हम दुनिया में गर्व से कहते हैं कि इंडिया में एक जो सबसे अलग और सुंदर, बहुत ही सुरक्षित शहर है वो है मुंबई। और आज यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जिन्हें भूमिपुत्र कहा जाता है, उनकी ज़िंदगी पर आज जो खतरा मंडरा रहा है, शिफ्टिंग को लेकर जो आशंकाएं हैं इनके मन में, वो कोई सोचने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में बैठ चुके हैं।
भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसको आप देखते हुए क्या महसूस करते हैं? हमारे यहाँ पे हम हर घर में हम एक एक फैमिली ने हमारी 2 फैमिली इधर रहती है और माहौल में 180 का एरिया दिया जाता है। जो 2000 में जीआर निकला था कि 269 का दिया जाएगा, तो वो 180 हमको कैसे दिया जाता है? हम कोर्ट के विरोध में जरा भी नहीं है, लेकिन हमारी यही मांग है कि हमको यहाँ 3 किलोमीटर के अंदर बसाया जाए और हमको 269 का एरिया दिया जाए। हम खुशी से वहाँ जाएंगे। घर चलाने का जिम्मा जो होता है, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करती है वो महिलाएं होती हैं, और महिलाओं के मन में इस शिफ्टिंग को लेकर क्या चल रहा है ये भी हम पहले जानते, फिर हम आएंगे इनके बीच में भी। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम प्रतिभा देवीदास कालपांडे, अशोक नगर मरोल पाइपलाइन में रहती हूँ मैं यहाँ पर। और ये हम लोग का मतलब रहने का जो सवाल है, हम लोग का रोजी रोटी का प्रॉब्लम है, तो हम लोग को यहाँ पर ही मिलेगा तो बहुत अच्छी बात होगी सर। हम लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, चाहे हम लोग को उपोषण करना पड़े तो भी हम लोग करेंगे। और हम सब महिला लोग एकत्रित है, पुरुष लोग सब जन भाई सब लोग हम लोग एकत्रित है, और हम लोग जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, चाहे फिर जो भी हो जाए, यही मैं कहना चाहती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी अपने घर को लेकर जो समस्या महसूस करते हैं, क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताइए। अर्चना कामले, मेरा नाम अर्चना कामले है। हमारी इतनी बड़ी समस्या है कि हम सालों से वही झेलते रहे। जो भी आता है हमारे ऊपर रहता है, सिर्फ पाइप कटिंग के ऊपर। पर हमें लगता है कि हम यहाँ पे छोड़ के तो जाने वाले हैं ही नहीं। कुछ भी हो जाए, हमारी जान क्यों ना चली जाए यहाँ पे, हम यहाँ मरेंगे और यहाँ ही पे नज़दीक लेके रहेंगे, पर हम लंबा नहीं जाएंगे। क्योंकि माहौल में जो दे रहे वहाँ पे 180 का एरिया हम सब देख के आए, सब एरिया के एक एक लोग जाके देख के आए। अभी जिस घर में रहती है उसका एरिया कितना है? हाँ, किसी का 400 है, किसी का 1000 है, बहुत बड़े बड़े रूम है यहाँ पे। पर वहाँ पे 180 का है, पर वो लागू नहीं है ना। 269 का एरिया अभी देना चाहिए ना हमको। तो माहौल के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उसमें ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत हुई है कि वहाँ पे ना तो स्कूल है, ना ही कोई रोज़गार के अवसर है वहाँ पे, ना ही बिजली की सुविधा है वहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर यहाँ के लोग वहाँ पर जाना नहीं चाहते। और जाहिर सी बात है, एक गरीब को अगर यहाँ से मरोल लाइन से उठाकर वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उसकी ज़िंदगी में जो बदलाव आएगा, जो तकलीफ़ें आएंगी, उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन ये सवाल है कि अदालत ने जो अपना फैसला दिया है उसका सम्मान हर कोई यहाँ पर करता है, लेकिन जो एक ऑप्शन है वो उस ऑप्शन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि वाकई इस ऑप्शन को गंभीरता से एक बार समझें, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि बहुत आसपास में ही ऑप्शन सारे बहुत हैं। आपको लगता है कि आसपास में ऐसे बहुत सारे उपलब्ध हो सकते हैं अवसर कि लोगों को बसा दिया जाए? नहीं, एक्चुअली कैसे है कि महानगर पालिका के जो पीएपी के कोटे होते हैं वो बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे जितने भी बाधित है तो उनका पुनर्वसन यहीं पे हो सकता है। ऐसे पीएपी ग्रस्त रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन अभी ये महानगर पालिका क्यों नहीं कर रही है पता नहीं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये सामने ही आकृति का जो MIDC में है वहाँ पे भी पीएपी के, यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी है टेक्निकल एरिया में, वहाँ पे पीएपी करीबन 100 है। फिर काजूवाड़ी में है, चकाला में है, ऐसे बहुत सारे पीएपी कोटे हैं। जो भी सारे का प्रकल्प होता है उसमें 10% पीएपी का कोटा होता ही होता है। अगर इनका पुनर्वसन करना है तो यहाँ पे ही होना चाहिए, और वो पीएपी के कोटे में हो सकता है। ये करना ज़रूरी है और BMC करना चाहिए। और एक्चुअली कैसे, अगर ये 2006 से और 7 से अगर मतलब चल रहा है तो ये महानगर पालिका को मालूम है कि यहाँ से उनको शिफ्टिंग करना है, माहौल गांव में शिफ्टिंग करना है या कहीं और पे करना है। तो यहाँ पे अब मरोल में ही महानगर पालिका की ज़मीन है, तो वहाँ पे ही उन्होंने अभी तक इमारत बनाई क्यों नहीं? वहाँ पे अगर पुनर्वसन करना था तो मरोल में 7 हिल के पीछे वहाँ पे महानगर पालिका का खुद का प्लॉट था, वहाँ पे उन्होंने वो जगह खाली करके वहाँ पे डिमोलिश करके वहाँ पे वो पुनर्वसन करना चाहिए था, और यहाँ के लोगों को मरोल में शिफ्टिंग करना चाहिए था जब ये 2007 से चल रहा है। आज 2017 में आके ये बोल रहे हैं कि आप 16 से बोल रहे हैं कि आप माहौल गाँव में चले जाओ, तो कैसे जाएँ? जो आज यहाँ पे लोगों की तीसरी पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई है, तो वहाँ पे वो लोग कैसे जाए? तो पुनर्वसन करना चाहिए, वो यहाँ पे स्थानिक लेवल पे ही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। और जाहिर तौर पर एक भावनात्मक माहौल है यहाँ पर, हर किसी के मन में संदेह है कि हमें कहीं यहाँ से हटा नहीं दिया जाए। जो भी होगा इनके हक में होगा, यही हम चाहते हैं। हालांकि इसका जो पूरा जिम्मा है वो सरकार के ऊपर है। आप क्या कहेंगी, आप घर को लेकर जो अभी यहाँ पर बातचीत हो रही है? मेरा नाम मेघा पावस्कर है। हम लोग की बस्ती बहुत पुरानी है, 60-70 साल से सब लोग यहाँ पे रह रहे। तुम लोग को अगर शिफ्टिंग देनी है, इसके लिए तुम लोग इतना 10-12 साल क्यों लगाए? और क्या हाई कोर्ट का निर्णय है? हाई कोर्ट के निर्णय के अलावा हम लोग अगेंस्ट नहीं है,
पर तुम लोग जो निर्णय ले रहे हो वो एक ही बार ले लो और ये करो, हम लोग को ये दिलासा दे दो ना बराबर से। हर साल देखो तो मई महीना आएगा तो नोटिस चली आती है इन लोग की, हर साल का यही झंझट मारी है उन लोग का। हम लोग ना किधर आ जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ना बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान रहता है, हमेशा एग्जाम चालू रहता है, हम लोग का नोटिस चालू रहता है। देखिए, आप महिला हैं, पूनम महाजन भी महिला हैं, सांसद हैं इस इलाके की। कभी आपकी तकलीफ उन्होंने सुनी? हम लोग गए थे, उन्होंने सुनी, पर उस पर क्या उन्होंने बोला कि हम लोग देखेंगे, हम लोग इधर ही ट्राई कर रहे हैं। पर कब तक ट्राई करेंगे और हम लोग कब तक ये करेंगे, कब तक सुनेंगे सबका? ये बोल रहा है, आज बोल रहा है ये मैं कर रहा हूँ, वो बोल रहा है मैं कर रहा हूँ, सबका यही है। अभी हमारे नगर सेवक है, उन्होंने पद पे नहीं थे, अभी ये टाइम से आए, जो अगले पद पे नहीं था फिर भी उन्होंने स्टे लाया था, हम लोग के लिए लड़े थे, अभी वो नगर सेवक हो गए तो अभी वो लोग साथ दे रहे। पर ये लोग इकट्ठा होके क्यों नहीं कुछ फैसला कर रहे? ये बड़ा अच्छा गंभीर सवाल है। एकता में बल है, ये बात तो अक्सर हमने सुनी है, पढ़ी है, महसूस की है, लेकिन यहाँ पर ये तस्वीर क्यों पैदा नहीं हो पा रही है? पार्टी पॉलिटिक्स का ये मुद्दा नहीं है, यहाँ पर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सामूहिक है और जब समाज के सारे लोग परेशान होते हैं तब वहाँ पर सारे लोग एक हो जाते हैं। रतन अफसर जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मसला है, रतन जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक जो कामकाज आपका जो संघर्ष चलता आया है उसको लेकर बाकी लोगों का क्या रिएक्शन रहा है, जो बोलते थे कल तक कि भाई हम आपके साथ हैं? बिल्कुल, अभी यहाँ पे एक अच्छा माहौल बना हुआ है पिछले कई दिनों से। लोग अपना पार्टी और पार्टी का झंडा बगल में छोड़ के सब लोग इकट्ठा हुए इस मसले पे, और हमें इस बात की ज़्यादा खुशी है कि कम से कम भले सरकार किसी की भी हो या रूलिंग पार्टी की हो, लेकिन वे लोग भी हमारे साथ में खड़े हैं। और हमें आशा है, हम आशावादी लोग हैं कि जैसे संजय जी ने बताया कि यहाँ पर पीएपी है, तो वो पीएपी के तहत यहाँ के लोगों का घर का पुनर्वसन होना चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पर, लेकिन क्या लगता है कि इच्छा शक्ति में कमी आ गई है? भाई साहब, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम है विजय दीवार। ऑप्शन है, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको? ऑप्शन तो है, बहुत है, और यहाँ पे जितने पीएपी 176 पीएपी तो यहाँ पे ही है। जो एक एसआरए का स्कीम चल रहा है डीबी रियल्टी का यहाँ पे बाजू में, वहाँ पे 176 पीएपी है। और मेरा दूसरा कहना है कि अगर महानगर पालिका का 2007 या 2009 से ये मालूम है, तो महानगर पालिका के प्लॉट ये अंधेरी जोगेश्वरी एरिया में इतने सारे हैं, जैसे कि मातोश्री कॉम्प्लेक्स है, करो ना खाली और बसाओ इधर गरीबों का घर। क्यों उधर बड़े लोगों को कॉम्प्लेक्स बनाने दिए और हम लोग का घर उजाड़ने पे तुले है? बराबर, तो लगाओ उधर बनाओ बिल्डिंग और फिर शिफ्ट करो। हम उच्चतम न्यायालय का आदेश मानने को तैयार है, हम कोई उच्चतम न्यायालय के आदेश के विरोध में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये बोला है कि यहाँ का पुनर्वसन करके इनको हटाओ। महानगर पालिका सिर्फ हटाने के पीछे लगे, पुनर्वसन कहाँ करेंगे? आप अगर माहौल में जाएंगे तो माहौल का माहौल क्या है? बहुत बदतर है। वहाँ पे ना कोई स्कूल है, ना कॉलेजेस है, ना यहाँ पे रोजी रोटी जो है वो हर रोज़ की डेली मर्दाना की ज़िंदगी है उन लोग की। वो लोग कैसे जी सकते हैं? अगर इधर ही धंधा पानी है, इधर ही स्कूल बच्चे सब कुछ इधर ही है, तो वहाँ जाके क्या करेंगे? तो महानगर आपके पास आएंगे। जिस घर को लेकर मन में डर हो, घर को स्वर्ग कहा जाता है, घर में दुनिया की सारी खुशियाँ मिलती हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं घर पे, लेकिन जब माहौल की बात कर रहे हैं और उस घर की बात कर रहे हैं जहाँ पर शिफ्टिंग दी जा सकती है, तो उस घर को लेकर डर है। इस डर को लेकर आगे क्या लोग सोचते हैं ये आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बोल मुंबई बोल में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ बोल मुंबई बोल। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर! तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दें,
मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से सब कुछ हुआ, तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मरोल पाइपलाइन से और आज हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहाँ के लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाएगा तो इनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा। और हर कोई आशंकित है कि अगर माहौल में जाएंगे तो वहाँ का माहौल इस कदर नहीं है कि वहाँ पर जाकर घर का सुख मिल सके। वहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं जिन्होंने बार बार लोगों को एहसास कराया है कि आप यहाँ पर रह तो सकते हैं लेकिन जी नहीं सकते। राजा जी, आपने भी बहुत कुछ सुना होगा माहौल के बारे में, यहाँ की भी समस्या जानते हैं, आप कैसे देखते हैं? आप युवा हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे 24 न्यूज़ है। और सबसे पहली बात, हम लोग गरीब लोग हैं। गरीब लोग की जीवन में यही है कि हमारा जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारा व्यवसाय भी नज़दीक होता है। वड़ा पाव का दुकान है, मैं खुद एक वड़ा पाव का दुकान चलाता हूँ, जिस माध्यम से सुबह सुबह उठ के वड़ा पाव की दुकान में जाओ, कुछ अगर घर में समस्या हो गई तो तुरंत घर को भी देखना है, क्योंकि एक परिवार लेके हम लोग चलते हैं। तो माहौल एक ऐसा जगह है जहाँ वहाँ जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो खुद बीमारियों से ग्रसित है, जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। आज वहाँ का जो म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल है वो यही 2 बीमारियों की वजह से एकदम हाउसफुल है। वहाँ बेड खाली नहीं है जो वहाँ लोग ट्रीटमेंट कर पाएँ। ऐसे जगह में अगर हम लोगों को भेजा जा रहा है, या हमारे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार के माध्यम से अगर हम लोगों को भेजा जाएगा तो ये अन्याय कारण है और इसका हम लोग पुरजोर से विरोध करेंगे। और मेरा राज्य सरकार और जो हमारे केंद्र सरकार है उनसे यही मांग है कि 2000 से पहले 200 स्क्वायर फीट उन्होंने पास किया था, आज वो 180 स्क्वायर फीट मतलब पास कर रहे हैं। तो किस कारण से आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि 259 की 70 स्क्वायर फीट मतलब लोगों को दिया जाना चाहिए। ऐसे माहौल में जब आपको याद होगा किसी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। हाँ। कब आएंगे अच्छे दिन? अब ये तो मोदी जी को मालूम होगा, क्योंकि मोदी जी का तो अच्छे दिन आ गए। एक पैर उनका देश में रहता है, एक पैर विदेश में रहता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लाखों करोड़ों रुपए का वो कोट पहनते हैं। तो बुरे दिन तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे आ गए, क्योंकि हमने उनको वोट दिया और सबसे भारी भूल किया जो उनके कमल के फूल में हमने वोट दे दिया। अब इससे ज़्यादा मैं आप लोग को क्या कह सकता हूँ मैं। चलिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उस समाज को जो सक्षम है, जो आपकी समस्याओं को समझ सकता है, आपको एक स्थायी घर दे सकता है आसपास में? क्या रिक्वेस्ट करेंगे उनसे? मेरी राज्य सरकार से एक ही निवेदन है कि हम लोग भोली भाली जनता है, हम लोग ही उनको गद्दी पे बिठाते हैं, कुर्सी में बिठाते हैं। अगर हमारा जो समस्या है, हमारी जो मांग है, अगर वो पूरा कर दिए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। हमें अगर दिल्ली तक जाना पड़े तो हम जाएंगे। बुलडोज़र आएंगे तो बुलडोज़र के नीचे सबसे पहले हम लोग बैठेंगे, सो जाएंगे। अगर आपको तोड़ना है उससे पहले हमको पुनर्वसन करके दो, क्योंकि सामने 2-2, 3-3 बिल्डिंग बन चुकी है। जब आप यहाँ बिल्डिंग मतलब 1 किलोमीटर के दरमियान में अगर आप बिल्डिंग बना सकते हो तो हमें क्यों बना के नहीं दे सकते हो? हमने क्या गुनाह किया है? हमारे गुनाह यही है कि हम एक गरीब समाज से हैं, हम लड़ नहीं सकते। लेकिन हमें बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें एक कानून दिया है, वो कानून के माध्यम से हम इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ने की। आपको बता दें कि जनता के पास जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो सबसे बड़ा पावर है, वो लोकतंत्र में नेता चुनने का है। जनप्रतिनिधियों को जब हम देखते हैं कि
अब तो लाल बत्ती गाड़ी हट गई है, लेकिन जब लाल बत्ती की गाड़ियों में जब निकलते हैं शान से, घमंड से और गुरूर से चूर रहते हैं, तो यही वो जनता है जिनके एक वोट से उनको सत्ता का सुख प्राप्त होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अभी इस समस्या से परिचित हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्मिता माने है। मुझे एक ही कहना है कि जब आप कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इनको माहौल खाली करने के लिए, तो कोर्ट का आदेश है कि खाली शिफ्टिंग देने के लिए, माहौल भेजने के लिए नहीं है। ये माहौल का जो डिसीजन है वो बीएमसी का है, तो ये डिसीजन उन्होंने जो लिया है वो बदली कर दे और लोगों को यहाँ पे नज़दीक शिफ्टिंग दे दे, यही कहना है। और अभी वहाँ पे जो माहौल है वो बच्चों लोग के लिए ज़रा भी अच्छा नहीं है, लेडीज़ लोग के लिए भी अच्छा नहीं है कि उधर कैंसर, टीबी जैसे बीमारियाँ 6 महीने के अंदर फैल जाती है। जो लेडीज़ नए शादीशुदा है उनका गर्भधारण जो होती है वो भी रुकती नहीं उसकी वजह से। ऐसे इसमें अगर बच्चे पैदा ही नहीं होंगे तो ये देश की उन्नति होगी कैसी? बहुत गंभीर बात बोल रही हैं। ये जो है क्या ये जो संवेदनशीलता है सरकार के अंदर या प्रशासन के अंदर वो ख़त्म हो चुकी है? एक महिला के मुखार बिंद से जब इस तरह की बात निकलती है तो समझा जा सकता है कि वाकई स्थिति कितनी गंभीर है। और ऐसे में अगर सरकार चाहती कुछ और है, बीएमसी कुछ करती और है और जनता कुछ और चाहती है, तो सामंजस्य की स्थिति कब निर्माण होगी? इस देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो चुके हैं, अब तो लगभग 70 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी सोच है जिसको हम कह सकते हैं कि उसको अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी सोच है जिससे हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं? हाँ सर, ऐसा ही लगता है कि ये जो हम लोग वोटिंग करते हैं, लोग निवड़ के आते हैं और बड़े बड़े पद पे बैठते हैं, लेकिन हम लोग के बारे में सोचते नहीं है। हाँ, सोचना चाहिए हम लोग के बारे में, उन लोग ने ज़रा भी ख्याल करना चाहिए। बोला था कि 3.5 किलोमीटर के अंतर पर मैं दूंगा करके, फिर अब क्यों नहीं? और हमको मिलना चाहिए, जो चाहे हम कर सकते हैं और करने के लिए हम तैयार हैं। हम सब महिला, सब जेंट्स लोग सब एकत्रित है, हम लोग जो चाहे वो करेंगे, लेकिन हमारा जो भी है, हम लोग जो भी बोलते हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। नारी एक शक्ति का प्रतीक होती है और नारी जब कुछ ठान लेती है तो इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को बदलते हुए बहुत कुछ महसूस किया गया है। ये इतिहास गवाह है इसके लिए और जाहिर तौर पर हर कोई अपनी बात रखना चाहता है। अभी आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है यहाँ पे लेडीज़ है, बच्चे, बहुत सेफ्टी है। यहाँ पे आधी रात को भी आ सकती है, पर जहाँ पे हमको घर दे रहे तो वहाँ पे तो बिल्कुल सेफ नहीं है। वहाँ पे जंगल है आजू बाजू में, 8 बजे के बाद निकल ही नहीं सकते। और केमिकल तो है ही, बड़े बड़े डीजल पेट्रोल के जो भी है, और इसके लिए मैं बोल रही कि नज़दीक दे दो, क्योंकि सब अच्छे से रहे। और हमें यहीं पे संगम की वहाँ पे भी 700 का PAP है, वहाँ पे जो भी बोल रहे अभी, तो वहाँ पे भी देना चाहिए उन्होंने। और हमारे लिए तो जगदीश अन्ना पहला नगर सेवक नहीं थे स्टार्टिंग में, तभी भी हमारे लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, आज भी वो कर रहे हैं हमारे लिए। और उन्होंने स्टे वगैरह लेके आए और हम ऐसा लगता है कि सब राजकारण यहाँ पे कोई नहीं, सब एक मिल के साथ में आ रहे। और मुझे यही लगता है कि हम लड़ेंगे तो हमारी जो भी घर है नज़दीक वो पाएंगे। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर एकता का जो बीज होता है, एकता के बीज को हम बोने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर इन महिलाओं के अंदर जो एक हिम्मत आ गई है कि हम शिफ्टिंग चाहते हैं, हम अदालत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमें अपने आसपास में ही शिफ्ट कर दिया जाए। आप अपना नाम बताइए। मैं नीलम सोनवणे। एक्चुअली ये जो बोल रहे हैं आप माहौल एरिया, मैं खुद एक बार जा चुकी हूँ। मतलब शाम के टाइम पे अगर 7 बजे का उधर कोई लेडीज़ या जेंट्स भी जा नहीं सकते। उधर हर एक ना कॉर्नर पे ऐसे मतलब बहुत बुरे बुरे लोग हैं, कोई चल नहीं पाता, तो लेडीज़ लोग कैसे चलेंगे? मुझे राउंड करके सब लोग चले थे वो टाइम पे, मैं पूरा पल्लू डाल के चली थी। तो ऐसा एरिया में सब लोग रहेंगे, सेफ्टी है क्या? आप ही सोचो। दूसरी बात, इधर अपने यहाँ पे बहुत सिंगल पेरेंट्स है जो एकदम बिंदास अपने बच्चों को छोड़ के काम पे जाते हैं, फिर वहाँ से बच्चे लोग बराबर अकेले, यहाँ से नज़दीक स्कूल है, नज़दीक में कल की इधर या अपना कौन से नज़दीक वाले स्कूल पे जाते हो लोग, वहाँ से वो स्कूल में जा पाएंगे क्या? अकेले बच्चे, पेरेंट्स बिंदास उनको छोड़ के घर पे निकल जाते हैं कि काम पे भी अपना बच्चा बराबर स्कूल में जा रहा है, घर पे आ रहे हैं, हम लोग बिंदास काम कर रहे हैं। अगर उधर जाने के तो लोग आ पाएंगे क्या? यही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ की बात है कि बच्चा लोग को छोड़ के कैसे जाएंगे। और दूसरी बात, ये लोग काम पे सबका मतलब पेरेंट्स मोस्टली ज़्यादा घर काम करने वाले लेडीज़ लोग हैं यहाँ, तो उनको भी जो दिनचर्या है उनकी वो एकदम इजीली यहाँ से फिरते, वहाँ से कर पाएगी क्या? बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर समस्या है कि वहाँ जाकर पूरी तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर भी बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आसपास में अगर शिफ्ट किया जाता है, जो कि इनकी डिमांड है, तो बहुत कुछ स्थिर हो सकता है इनके जीवन में। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम नीलम राजेश कुड़गांवकर है। हम लोग यहाँ 55 साल से रह रहे हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ चालू है।
और जब यहाँ हमारे बुज़ुर्ग रहते थे तब यहाँ कुछ भी नहीं था, एक रिक्शा भी नहीं आ पाती थी। ऐसा यह माहौल था। इस माहौल में हम लोगों ने, सब जनता ने मिलके ये महानगर पालिका को सब जिता के दिया और यहाँ का एरिया सब डेवलप किया। अब जब डेवलप हो गया एरिया तो हमें फिर वहाँ माहौल में डेवलप के लिए भेज रहे ताकि वहाँ जाके एक और नया मतदार संघ हो जाए। जब हमने यहाँ मेहनत की है, इतना साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे आदमी सब यहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे? और ये सब प्रशासन हमारा शोषण कर रही है, न्याय कोई दे नहीं रहा है इसमें। अगर आपको न्याय देना है तो यही 3-3.5 किलोमीटर न्याय देना चाहिए ना। 55 साल से रह रहे, इतना कायदा कानून है, 15 साल से जो रहते तो उनकी ज़मीन होती है, तो ये कहाँ है सब कायदे कानून? अभी रविंद्र फडणवीस ने कहा था कि जो यहाँ रहने वाले सब एयरपोर्ट के अथॉरिटी के लोग हैं उनको यही सब शिफ्टिंग मिलेगा, तो वो बोले थे, वो कहाँ है? वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो अभी ये लोग सब ऐसे क्यों कर रहे हैं? मतलब अपना हाथ क्यों पीछे ले रहे हैं कि जनता के सामने हाथ मतदान मांगने के लिए हाथ आगे करते, न्याय देने के लिए इनके हाथ कहाँ जाते? ये सब जनता के बारे में। सीएम साहब, आपसे नाराज़ हैं ये महिलाएं? अभी फिर चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारे अफसर आएंगे आपको वोट मांगने के लिए, लेकिन इनका सवाल सीधा सीधा यही है कि आपने जो वादा किया था उसको निभाने का वक्त आ गया है। अब तक आपने वादा निभाया नहीं है। जाहिर तौर पर कायदे कानून की बात हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो जानकार लोग हैं, उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि कायदा कानून क्या कहता है। रतन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कायदे कानून को लेकर जो अड़चनें आ रही हैं उसको देखकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, कुड़गांवकर जी ने बहुत सही कहा है कि सीएम साहब ने ये वादा किया है कि झुग्गी जो झोपड़ी है जो एयरपोर्ट की जगह पर है उनका पुनर्वसन वहीं पर होगा। और ये जो वार्ड है, आप हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 82 है और इसके बगल में एक वार्ड है जिसका वार्ड नंबर 86 है। लगभग ये दोनों वार्ड का 80% जो एरिया है जहाँ हम अभी खड़े हैं एयरपोर्ट की ज़मीन है। और अगर सीएम साहब ने ऐसा ऐलान किया है कि यहाँ एयरपोर्ट की ज़मीन पे बसे हुए लोगों का पुनर्वसन वही होगा, तो मेरी इस गवर्नमेंट से एक अपील है कि हमारे साथ दूजा भाव न करते हुए यहीं पर हमको पुनर्वसन किया जाए। तो ये इनकी बात जो है वो सोचने वाली है। संजय जी, आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शन, अभी किस ऑप्शन पे हमें सोचना चाहिए गंभीरता से? नहीं, यहाँ पे अगर जो कुछ कर सकता है वो सीएम ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर महानगर पालिका के प्रशासन की हम बात करते हैं तो प्रशासन वाले जो वार्ड के अधिकारी है वो सीधे सीधे अपने हाई कोर्ट के आदेश का बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर जो भी कुछ कर सकता है तो सीएम कर सकता है या फिर जनता कर सकती है। जनता कर सकती है यानी कि फिर उपोषण करना पड़ेगा या आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन उपोषण या आंदोलन करते तो सर्वोच्च न्यायालय का अपमान हो सकता है। उसके लिए लोग भी, जनता भी दुधा अवस्था में भी पड़ी हुई है। तो इसमें अगर सीएम साहब कुछ ध्यान दे, जैसे उन्होंने बताया था कि अगर एयरपोर्ट पे जगह पर जो रहते हैं वहाँ के लोगों का पुनर्वसन वहीं पे होगा, तो ये भी 80% लोग यहाँ पे जो है एयरपोर्ट की ज़मीन पे रहते हैं, तो यहाँ पे उनका पुनर्वसन वहीं पे होना बहुत ज़रूरी है। यही मेरा कहना है। तो हर कोई चाहता है कि पुनर्वसन हो, लेकिन लंबा नहीं हो, बहुत दूर नहीं हो, क्योंकि बहुत पूरा दिन निकल जाएगा आने और जाने में। और अगर 3.5 किलोमीटर के अंदर इनको स्थापित किया जाता है, जो शिफ्टिंग को तैयार भी हैं, तो जाहिर तौर पर इनके मन को शांति मिलेगी। अगर आपकी बात मान ली गई तब क्या चलेगा आपके मन में? हमारे सबसे पहले मुस्कुरा रही हैं। हम सब खुश हो जाएंगे और दुआ देंगे जिसने भी दिया होगा उनको, और सबको खुशियाँ मिलेगी ना, नज़दीक मिलेगा तो। सही बात है ना, हमारा भारत देश 1 नंबर बन जाएगा। सबका दिल खुश होना चाहिए और होगा। अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको क्या लगता है ऐसा हो जाएगा तो? बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो समस्या इतने हर एक को है, मुझे ये नहीं पूरा अपना एरिया में है, इतने लोग सब बाहर एक साथ मिलजुल के निकले ना। फर्स्ट टाइम इतना हो गया है कि हम लोग एक साथ सब लोग हैं, तो हम लोग सब लोग को ऐसा लगता है कि होना ही चाहिए। चलिए, सीएम साहब को कुछ कहना चाहेंगे तो सीधा बोल दीजिए, हम आपकी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे। सीएम साहब से हम लोग इतना ही कहेंगे कि आपने जो बोला है कि यहाँ जो अब महाराष्ट्र में जो पारदर्शक व्यवहार होगा, तो वो पारदर्शक ही व्यवहार होना चाहिए। हमारी जनता को न्याय मिलना चाहिए और सबको यही 3.5 किलोमीटर के आसपास ही सबका पुनर्वसन होना चाहिए, बस। तो पुनर्वसन को लेकर ये सारे लोग आश्वस्त हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हम न्यायपालिका नहीं है, विधायिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है। हम बस जनता की आवाज़ उठाने के नुमाइंदे हैं और हमारा जो पावर है वो बस यही है कि इनकी जो भावनाएं हैं, इनकी जो समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचाएं। बाकी का काम तो अदालत जाने, इस देश की सरकारें जाने। लेकिन आपको हम एक बार फिर से एक पाइपलाइन दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें जल का प्रवाह होता है और इस जल के ज़रिए ही दुनिया जीने की कल्पना करती है। लेकिन इस पाइप
लाइन के आसपास जो रहने वाली ज़िंदगियां हैं, जो लोग रहते हैं, उनके जीवन में जो समस्याओं की प्यास बढ़ गई है उसको बुझाने की ज़रूरत अब आन पड़ी है। भले ही पूरा मामला बहुत ही संवेदनशील है और गंभीर है, लेकिन इन सबों की जो भावनाएं हैं वो बस यही हैं कि इनकी समस्या को समझने की कोशिश की जाए और इनकी जो शिफ्टिंग है वो बहुत ही आसपास में कर दी जाए, जो कि असंभव नहीं है। तो इस खास पेशकश में इतना ही। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। तो आज हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार।